2000 में हमारा छत्तीसगढ़ बना। बिलासपुर में हमारा नया छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट बना और यहाँ वहाँ की वकालत और राजनीति वगैरह छोड़कर मैं अपने प्रदेश छत्तीसगढ़ में लौटा भोपाल से और मैंने यहाँ प्रैक्टिस शुरू की। अमूलक सिंह भाटिया दिल्ली गए, सुप्रीम कोर्ट में मुझसे मिले और जब मामला वहाँ सुनवाई के बाद ख़त्म हो गया तो बोले, आपके कारण वकील साहब मैंने इतने वकीलों को यहाँ रखा कि मेरा 2 करोड़ रुपया खर्च हो गया। अरुण जेटली हैं, मुकुल रोहतगी हैं, सोनी स्वराब जी हैं, अशोक देसाई हैं, वैद्यनाथन हैं, नागेश्वर राव है, न जाने कितने जजे, कितने वकीलों को उन्होंने एंगेज किया। बोले वो आपसे मुख्यमंत्री जी ये जानना चाहते हैं कि क्या तीसरी बार भी आप चुनौती देंगे। मैंने कहा मैं चुनौती तो नहीं दूंगा, लेकिन जिनके साथ जुल्म हो रहा है उनके साथ जुल्म होने नहीं दूंगा। और मुझे तो एक ऐसा जज मिल गया है जो सरकार से दबता नहीं है, घूस खाता नहीं है, खुशामद पसंद करता नहीं है, किसी से डरता नहीं है, उसको अखबार में अपना नाम और फोटो नहीं चाहिए। उस फैसले के कारण मैं खुल्लम खुल्ला कहता हूँ, इस प्रदेश के छत्तीसगढ़ के उन बच्चों का फ़ायदा हो गया हर साल के लिए आज तक 2005 या 2024 के जो गरीब बच्चे हैं, मध्य वर्ग के बच्चे हैं जो मेरिट के आधार पर एडमिशन पा सकते हैं। वो जस्टिस पटनायक ने कहा कि सरकार के खर्च से चलने वाला विश्वविद्यालय प्राइवेट कैसे हो गया। ये एक मर्म की बात है, मन की। 2011 में मुझे बेहद गंभीर हार्ट अटैक हो, मैं बच नहीं सकता था, लेकिन कुदरत ने, ईश्वर ने बचाया होगा। मेदांता में डॉक्टर नरेश त्रिहान ने गुड़गांव के अस्पताल में मेरा ऑपरेशन किया, बहुत कठिन ऑपरेशन था। 3.5 घंटे बाद मुझे होश आया ऑपरेशन के। मित्रों, जब मैं आंखें खुली तो मैंने देखा कि 4 लोगों में से 2 लोग और खड़े हैं। तो डॉक्टर त्रिहान ने मुझसे पूछा, पहचानो ये कौन है। उनमें से एक थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह और दूसरे थे हमारे चीफ जस्टिस अनंत कुमार पटनायक। मैं बच जाऊं और मुझे होश आ जाए और उस समय वो सामने खड़े रहे। कौन करता है इस ज़माने में एक दूसरे के लिए। दोस्तों, आज मैं एक शख्सियत के बारे में बात करूँगा। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि कोई आपसे मिलता है बहुत थोड़े समय के लिए, लेकिन वो आपको इतना प्रभावित करता है कि आप उसे कभी भूल नहीं पाते और उसके व्यवहार का, आचरण का, उसकी बातचीत का और आपके प्रति उसका जो सलूक है, उसका आप पर इतना असर पड़ता है कि आप उसको हर समय याद करते हैं। जब वो नहीं रहता तो ज़्यादा याद आता है। बड़े लोगों की बात छोड़िए, बड़ों से आशय बहुत बड़ी राजनीति के या धर्माचार्य या राजे महाराजे, इनकी बात छोड़िए। मैं अपने हाईकोर्ट की वकालत का एक छोटा सा अनुभव आपको बताना चाहता हूँ, वो आपको अच्छा लगेगा। वर्ष 2000 में हमारा छत्तीसगढ़ बना। बिलासपुर में हमारा नया छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट बना और यहाँ वहाँ की वकालत और राजनीति वगैरह छोड़कर मैं अपने प्रदेश छत्तीसगढ़ में लौटा भोपाल से और मैंने यहाँ प्रैक्टिस शुरू की। कोई 5 एक बरस बाद 2005 में वहाँ एक चीफ जस्टिस आए। वो बेहद मिलनसार, बहुत प्रखर, बहुत समझदार, बहुत कर्मठ, बहुत व्यवहार कुशल और बहुत ज़्यादा सबको प्रोन्नत उन्नत करने वाले जजों में से एक थे। ऐसा लगता था कि वे जज और वकील के रिश्ते को दोस्ती में बदल सकते हैं। तब तक मेरी कुछ उम्र हो गई थी, मैं उनसे 9 साल उम्र में बड़ा भी था। मेरी कुछ वकालत जमने लगी थी। जब जस्टिस अनंत कुमार पटनायक हमारे चीफ जस्टिस बने तो उनके कुल 7 महीने के कार्यकाल में मैंने कोई बड़े बड़े मुकदमे किए। संयोग से मुझे मिले या मैंने खोजा होगा या लोगों ने मुझे दिया होगा। अधिकतर उनमें जनहित याचिकाएं थी और जनहित याचिकाओं का ऐसा संसार अनंत कुमार पटनायक ने रचा छत्तीसगढ़ में कि मेरी वकालत जो थी वो सबसे ऊपर चढ़ के आगे बढ़ी। एक तरह से मैं जो कुछ नाम हासिल कर सका वकालत में एक हाईकोर्ट के वकील के रूप में, वो बहुत बड़ा हाथ उनका था, उनके द्वारा दिए गए प्रोत्साहन का था। हुआ ये कि छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने उन दिनों, डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, उनकी एक आबकारी नीति आई। उस आबकारी नीति में बहुत परिवर्तन किए गए। हमें ऐसा लगा कि आबकारी नीति जनहित में नहीं है। आजकल तो आबकारी नीति का बहुत हल्ला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और एक मंत्री, वो तमाम होने वाले और मंत्री न जाने कौन कौन ईडी की गिरफ्त में आई गए हैं। यह आबकारी नाम का शब्द बड़ा ख़राब है, बहुत ख़तरनाक है। मैंने जनहित याचिका अपने जूनियर जितेंद्र पाली एडवोकेट के नाम से दायर कर दी
किसी वकील को खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं अच्छी तरह से आश्वस्त था कि ये नीति हाईकोर्ट के द्वारा रद्द कर दी जाएगी। खैर, मैंने बहस शुरू की। मैंने पहली बार देखा ऐसा कोई जज है। थोड़ी देर मेरी बहस सुनने के बाद जस्टिस पटनायक ने कहा, मिस्टर तिवारी, आप अच्छी बहस तो कर रहे हैं, लेकिन जी भर के बहस करिए, मैं आपको सुनूंगा। मेरे पास समय की कोई कमी नहीं है। आप देखते रहिए कि आप रेलेवेंट बातें करें। मित्रों, मैं बताना चाहता हूँ, हाईकोर्ट में ऐसा हुआ। मैंने सोमवार को सुबह बहस शुरू की कोर्ट खुलने पर, और शुक्रवार की शाम तक मैं लगातार बहस करता रहा। और इस बीच में बाकी जो मुकदमे थे और वकीलों के, वो बढ़ते रहे, और पूरे हाईकोर्ट को बड़ा एक चाव सलीका आ गया था चीफ जस्टिस की कोर्ट में कि हो क्या रहा है। बहरहाल बहस खत्म हुई। शुक्रवार को शाम को दोपहर के बाद छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से बहस करने के लिए, जो केंद्र में बाद में भी मंत्री रहे, रविशंकर प्रसाद आए। और रविशंकर प्रसाद ने कुछ सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का उल्लेख किया। जस्टिस पटनायक किसी से खौफ नहीं खाते थे, चाहे कोई वकील हो या कोई भी उनके सामने आया हो। उन्होंने बहुत विनम्रता से कहा कि आप कोई नई बात करिए। वकील साहब, जितने फैसले आप सुना रहे हैं, ये मिस्टर कनक तिवारी ने हमें पहले बता दिए। इनमें कुछ जोड़ सकते हो तो जोड़िए। उनकी बहस ज़्यादा देर नहीं चलने मिली, तो बात खत्म हुई, मुकदमा खत्म हो गया। लेकिन 15 मिनट बचे थे 4:30 बजने में। तो उन्होंने मुझसे बीच में बहस के दौरान पूछा कि आप बार बार सुप्रीम कोर्ट के फैसले दिखाते हैं, प्रैक्टिस आप हाईकोर्ट में करते हैं, बहस आप हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने उसकी बेंच में कर रहे हैं, कितने सुप्रीम कोर्ट का खौफ हमको दिखाएंगे? क्या हाईकोर्ट ने आबकारी नीति के ऐसे मसलों पर कभी विचार नहीं किया? मैं संकेत समझ गया। मैंने शाम को अपने जूनियर्स को अपने साथ बिठाया। हमने कहा, रात भर मेहनत करो, लेकिन ये ध्यान रखो कि कटक में पहले पटनायक साहब हाईकोर्ट जज थे, फिर ये गुजरात गुवाहाटी हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस हुए, फिर लौट के कटक हाईकोर्ट आए, और फिर हमारे हाईकोर्ट आए। इनके पूरे कार्यकाल में कहीं इन्होंने शराब नीति पर कोई फैसला तो नहीं किया। हमने खोजा तो गुवाहाटी हाईकोर्ट के 2 फैसले मिल गए। अब वो फैसले हम लेके कोर्ट में जब आए और दूसरे दिन बहस शुरू हुई, तो अपने स्टेनो को धीरे से उन्होंने कान में कुछ कहा। तो मैंने टोकते हुए कहा कि माय लॉर्ड, आप अपने स्टेनो को क्यों तंग कर रहे हैं? कहा, क्या बोल रहे हैं उससे? उन्होंने कहा, नहीं मिस्टर तिवारी, मैं कुछ सरकारी काम बता रहा हूँ। मैंने कहा, माय लॉर्ड, मैं लिप्स को पढ़ता हूँ, ओठों की हरकतों को पढ़ता हूँ। आप जो कुछ भी उससे कह रहे हैं वो मैं जानता हूँ आप क्या कह रहे हैं। कृपया वो किताबें मत मंगाइए, मैं लेके आया हूँ। वो शर्मा गए, बोले, क्या लेके आए हैं? मैंने कहा, एक तो गुवाहाटी हाईकोर्ट का सिंगल जज का फैसला मैं लेके आया हूँ आबकारी नीति पर, एक्साइज पर, और दूसरा मैं गुवाहाटी हाईकोर्ट के डिवीज़न बेंच का फैसला लेके आया हूँ, 2 जजों का। और जो सिंगल जज थे माय लॉर्ड गुवाहाटी हाईकोर्ट में, और जो डिवीज़न बेंच में 2 जजों का जो फैसला हुआ, उसमें जो फैसला कर रहे थे लिखा जिन्होंने, और यहाँ जो हाईकोर्ट में फुल बेंच में फैसला मुकदमा सुना जा रहा है, तो ये तीनों के तीनों जो जज हैं, उनका नाम अनंत कुमार पटनायक है। वो एक तरह से शर्मा से लेके गए, बोले, आपने बहुत मेहनत की, आपने खोजाए, सब कुछ कर दिया। अब जैसे मैंने आपसे बताया कि सरकार हार गई, फिर वो सरकार ने वहाँ मुकदमा अपील के रूप में सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया। वहाँ एसपी सिन्हा साहब की बेंच में लगा। एसपी सिन्हा साहब ने हमारे पक्ष में फैसला तो किया, लेकिन उस साल जो सरकार से गलती हो गई थी उसको माफ़ कर दिया कि ठीक है, इस साल चलने दो, आगे से सुधारना पड़ेगा। हमारी तरफ से प्रसिद्ध वकील डॉक्टर राजीव धवन ने पैरवी की, और अमोलक सिंह भाटिया एक बिलासपुर के शराब ठेकेदार हैं, उद्योगपति हैं, उत्पादक हैं, अभी भी हैं। उनको उससे नुकसान हो रहा था मेरी याचिका दायर करने से। मुझ पर दबाव भी डाला गया, प्रलोभन दिया गया, लेकिन मैंने कहा, नहीं, मुकदमा तो लड़ा जाएगा। अमोलक सिंह भाटिया दिल्ली गए, सुप्रीम कोर्ट में मुझसे मिले, और जब मामला वहाँ सुनवाई के बाद ख़त्म हो गया तो बोले, आपके कारण वकील साहब, मैंने इतने वकीलों को यहाँ रखा कि मेरा 2 करोड़ रुपया खर्च हो गया। अरुण जेटली हैं, मुकुल रोहतगी हैं, सोनी स्वराब जी हैं, अशोक देसाई हैं, वैद्यनाथन हैं, नागेश्वर राव हैं, न जाने कितने जजे, कितने वकीलों को उन्होंने एंगेज किया। अब जब हमारी बिलासपुर में बहस फाइनल हो गई और 15 मिनट समय बचा था, जैसे आपसे मैंने कहा, तब जस्टिस पटनायक ने ऐसे कुछ चमत्कार किए जो आप अदालतों में सुनेंगे नहीं। इतना अनौपचारिक और दोस्ताना व्यवहार वकीलों से, और सबके सामने खुल के
कोई पक्षपात नहीं, और विनोद, हास्य, मनोरंजन सब कुछ। उन्होंने कहा वकील साहब एक बात आपसे कहें, आप रोज पैरवी क्यों करने आ जाते हैं? आप सप्ताह के 5 दिन मेहनत करते हैं, अभी इसी मुकदमे में आपने की। तो मैंने कहा माय लॉर्ड हम करें क्या? बोले नहीं, आपको हफ्ते में केवल 3 दिन मेहनत करनी चाहिए, अदालत में आना चाहिए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। और सुनिए, तीनों दिन आप केवल मेरी अदालत में आएंगे और किसी अदालत में खड़े नहीं होंगे, बस इससे आपका काम चल जाएगा। मैंने कहा श्रीमान ये नया हाई कोर्ट है, मेरी भी नई वकालत है, एक तरह से मेरे जूनियर्स की नई वकालत है, ये कैसे काम चल जाएगा? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप समझते नहीं, व्यवहार नहीं समझते, आप व्यापार नहीं समझते। जब लोगों को पता लगेगा कि आप चीफ जस्टिस की कोर्ट में ही खड़े होते हैं और कहीं नहीं खड़े होते, तो आपको बहुत मामले मिलेंगे। ऐसा करके वो हंस दिए। मैं कहा श्रीमान ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि बाकी दिन हम क्या खाएंगे पिएंगे? बोले बाकी दिन आपके जूनियर करें। मैं कहा माय लॉर्ड जूनियर मेरे ये सब केस नहीं कर पाएंगे, हम नए नए हैं। बोले हाँ ये कठिनाई आपकी मैं समझता हूँ, जब हम कटक हाई कोर्ट में थे तो हम लोग को बहुत सिखाया खाया गया था, तब जूनियर बने थे। अब इसके बाद उन्होंने ऐसा मजाक किया जो आप सुन नहीं सकते कि किसी जज ने खुली अदालत में किया। एक अनौपचारिक मजाक किया सबके सामने बैठ के। उन्होंने कहा तिवारी साहब आप तो गांधीवादी हैं, आप शराब पीना पसंद नहीं करते, आप तो खुद शराब पीते नहीं हैं, लेकिन आप दूसरों को भी शराब नहीं पीने देते। आप तो चाहते हैं कि शराबबंदी हो जाए, और शराब के जो व्यापारी हैं वो आपसे परेशान है, इसी मुकदमे में परेशान है। एक काम करिए, 3 दिन वकालत करिए और बाकी 2 दिन, 3 दिन जो सप्ताह के हैं आप मेरे साथ बैठिए। मुझे विस्की बहुत पसंद है, मेरे साथ आप विस्की पीजिए, आपको जीवन का आनंद आ जाएगा। आप गांधीवादी पने घूम रहे हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए, और मुझे पसंद है। थोड़ी देर तक तो लोगों को समझ में नहीं आया कि चीफ जस्टिस कह क्या रहे हैं। उसके बाद एकदम से ठहाका लगा पूरी अदालत के अंदर, वो इतना गहरा मजाक कर गए थे। एक और बात हुई उस समय, कैसे एक नायाब जज एक नई अदालत को, एक नए हाईकोर्ट को, नए जजों को, अपने साथी जजों को, वकीलों को कैसे सिखा सकता है। हम लोगों को अनुभव नहीं था, एक नया हाईकोर्ट था। अजीत जोगी जब मुख्यमंत्री थे शुरू में 2000 से 2003 तक, तब उन्होंने कई अटपटे फैसले किए। एक अटपटा फैसला तो हाईकोर्ट में हमने जो दाखिल किया मुकदमा उनके खिलाफ, वो इस बाबत था कि बिलासपुर में जो एक मेडिकल कॉलेज खोला जिसे सिम्स कहते हैं आजकल, उसको विश्वविद्यालय, घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर के अंतर्गत खोला। अजीब तरह की सरकार थी, और आदेश ये निकाला कि ये चूंकि विश्वविद्यालय द्वारा चलाया गया मेडिकल कॉलेज है, सरकार द्वारा नहीं, तो यहाँ पर फीस लगेगी। मुफ्त की शिक्षा तो सरकार देती है रायपुर मेडिकल कॉलेज वगैरह में कंपटीशन के आधार पर, वो नहीं होगा। कंपटीशन होगा, लेकिन जो विश्वविद्यालय द्वारा प्रिस्क्राइब प्रावधानित फीस दे सकेगा उसको एडमिशन मिलेगा। साफ साफ ये गरीब बच्चों के साथ जुर्म था, उनके साथ मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों के साथ जुर्म था, जो लायक थे लेकिन माँ बाप के पास पैसा नहीं था, और जो नौकरशाह थे, जो नंबर 2 का खेल करने वाले थे, व्यापारी थे, उद्योगपति थे, और तमाम तरह के लोग, कि जिनके बच्चों का किसी तरह से सिलेक्शन तो हो रहा था मेरिट लिस्ट में बहुत नीचे, लेकिन अच्छे बच्चे पैसे नहीं दे पा रहे थे, ये फीस दे पा रहे थे, इनका एडमिशन होना शुरू। 2 साल हो गए, मैं ढूंढता रहा कि कोई इसका मुकाबला करे, लेकिन जोगी का इतना डर था, इतना आतंक था, कि लोगों को लगता था कि यार हम खुलेआम सरकार का विरोध करेंगे तो पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाएगा। ऐसी स्थिति में फिर मैंने ढूंढा कि कुछ नए वकील मैदान में सामने आए। सुदीप श्रीवास्तव, मैं उनकी तारीफ करूंगा, उस समय वो पक्के वकील नहीं बने थे, अभी तो हो गए हैं, और सुदीप ने बहुत मुकदमे लड़े हैं, जो कि सरकार के समय भी लड़े हैं, बाद में भी लड़े हैं, अभी भी लड़ रहे हैं। तो सुदीप श्रीवास्तव को मैंने कहा कि तो यार याचिकाकार बन जा, मुकदमा मैं लड़ता हूँ। हमने मुकदमा फाइल किया कि विश्वविद्यालय सरकार का है, सरकार का विश्वविद्यालय फीस नहीं ले सकता, उसको रायपुर मेडिकल कॉलेज की तरह मेरिट के आधार पर एडमिशन करना होगा, जो कम फीस सरकार तय करती है उस हिसाब से। मुकदमा शुरू हुआ, मुकदमा चलता रहा। मुकदमा चलते चलते अचानक जस्टिस पटनायक का हमारे यहाँ उनका अपॉइंटमेंट हुआ, ये उनके आने के पहले का था। अब उस समय क्या हुआ कि फखरुद्दीन साहब थे एक जज, वो अलग तरह के जज थे। उनकी अदालत में एक मामला पेश हुआ जो प्रीतिंकर दिवाकर एडवोकेट ने पेश किया, उन लोगों की तरफ से जो पैसे वालों के बच्चे थे, कि हमसे विश्वविद्यालय करीब 10 लाख रुपए मांग रहा है
सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में। तो 10 बहुत ज़्यादा है, 5 कर दें। अब ये कोई मुकदमा नहीं था, लेकिन इसके बाद भी जस्टिस फखरुद्दीन थे, अलग तरह के जज थे, उन्होंने उसको 3 जजों की फुल बेंच पर रेफर कर दिया कि इसको फुल बेंच सुनेगी, मानो बहुत बड़ा मुकदमा है। अब जिस दिन जस्टिस पटनायक के सामने ये मामला आया, वो 5 लाख और 10 लाख वाला, तो उन्होंने, फखरुद्दीन साथ में बैठे थे, उन्होंने कहा ये कैसा मामला है, कोई 10 लाख मांग रही यूनिवर्सिटी और हमको 5 लाख देना है, तो फुल बेंच क्या करेगा। अचानक मैं उठ कर खड़ा हो गया। मैं कहा श्रीमान, एक मेरा मुकदमा है, उसमें मैंने चुनौती दी है कि राज्य सरकार का विश्वविद्यालय बच्चों से फीस नहीं ले सकता और फीस जो ना दे उसका एडमिशन मना करता है। इस आधार पर मैंने चुनौती दी है सरकार की नीति को। तो उन्होंने तुरंत कहा कि हाँ मिस्टर तिवारी, ये मामला है, फुल बेंच कराए, अभी मंगाता हूँ और इस फुल बेंच के सो कॉल्ड मामले के साथ आपका मामला जोड़ देता हूँ। फिर समय बहुत कम था, मैंने जिद की कि श्रीमान इस मामले को जल्दी सुना जाए, क्योंकि मैंने जस्टिस फखरुद्दीन से अनुरोध किया था कि मेरा मामला भी फुल बेंच में ले लिया जाए। लेकिन फखरुद्दीन एक राजनीतिक जज थे, मेरे मित्र थे, कहने में कोई गुरेज नहीं है। वो कांग्रेस की राजनीति में थे, मैं भी कांग्रेस की राजनीति में तब था। वो अर्जुन सिंह जी के साथ थे, हम शुक्ल बंधुओं के साथ थे। तो खुंदक उनके मन में कहीं न कहीं रही होगी, तो उन्होंने उस बात को नहीं माना। पटनायक जी ने माना। अब 1 हफ्ता बचा था कुल। 30 सितंबर 2005 आखिरी तारीख थी जब मेडिकल कॉलेज सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से उसका एडमिशन बंद होना था, विश्वविद्यालय द्वारा भी। मैंने कहा कि सब इसको सुना जाए। मामला लगा, जस्टिस फखरुद्दीन ने छुट्टी ले ली। 3 जजों में से 1 जज चला गया, बचे 2। तो पूरे हाईकोर्ट को और यूनिवर्सिटी के वकील को और सबको लगा, मुझको भी लगा, कि हमारा मामला तो ख़त्म हो गया, अब जब तक वो लौट के नहीं आएंगे तब तक नहीं सुना जाएगा। लेकिन इसको कहते हैं चीफ जस्टिस, इसको कहते हैं बिलासपुर के वकीलों और जजों को सिखाने वाला कोई जज। वो कोर्ट में बैठे तो जस्टिस भादु के साथ बैठे, तीसरा जज नहीं। बाबू ने बताया कि साहब वो छुट्टी पर है। पटनायक ने मेरी तरफ देखा, बोले मिस्टर तिवारी 5 मिनट, और वो अंदर चैम्बर में गए और चैम्बर से एक आदेश निकाला कि मैं चीफ जस्टिस आदेश देता हूँ कि फुल बेंच का ये मुकदमा एक जज के नहीं आने के कारण डिवीज़न बेंच में सुना जाएगा और हम उसको सुनाएंगे। और उन्होंने सुना, बाकी लोग सख्ती में आ गए। और पूरे सुनने के बाद में 23 सितंबर 2005 की मुझे तारीख याद है, उस दिन उन्होंने फैसला किया। मैंने कहा श्रीमान ये 30 सितंबर आखिरी तारीख है। उन्होंने कहा आज। और मनिंदर मोहन श्रीवास्तव यूनिवर्सिटी के वकील थे, जो आजकल राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, उनको आदेश दिया कि आप 30 सितंबर के पहले इन बच्चों का एडमिशन मेरिट के आधार पर करेंगे, रुपए लेने और फीस लेने के आधार पर नहीं करेंगे, और इसको मुझे रिपोर्ट करेंगे इस 30 सितंबर के पहले। और ये आपकी जवाबदारी होगी, अगर यूनिवर्सिटी ने इसमें कोई गफलत की है तो आप समझ लीजिए कि क्या होगा। उस फैसले के कारण मैं खुल्लम खुल्ला कहता हूँ, इस प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के उन बच्चों का फ़ायदा हो गया हर साल के लिए आज तक 2005 या 2024 के जो गरीब बच्चे हैं, मध्य वर्ग के बच्चे हैं, जो मेरिट के आधार पर एडमिशन पा सकते हैं। वो जस्टिस पटनायक ने कहा कि सरकार के खर्च से चलने वाला विश्वविद्यालय प्राइवेट कैसे हो गया। एक और चुटकुला उस समय हुआ जनहित याचिका के रूप में। रमन सिंह की सरकार ने खाद्य नीति में परिवर्तन किया, उसके बहुत से हिस्से थे, अब क्या आपसे बताएं। उसमें जितने भी राशन दुकानदार रखे गए थे, सबकी रोजी रोटी जा रही थी। उसमें कुछ जो सहकारी समितियां सस्ते अनाज के, इस तरह के अनाज के वितरण का काम कर रही थी, उसको बदल दिया। उन्होंने कई महिला समूह बना दिया, स्व सहायता समूह बना दिए और तमाम तरह के परिवर्तन किए। उन परिवर्तनों से जिनका रोजी रोटी का संबंध था और जो केवल अनाज और खाद्य के लिए सहकारी समितियां बनी थी, उनका भी नुकसान हो रहा था। ऐसे बहुत से मुद्दे मिले। तो राज्य के तमाम सहकारी समितियों और सैकड़ों जो राशन कार्ड के विक्रेता होते हैं, दुकानदार होते हैं, उनकी तरफ से मैंने मामला पेश किया। पहले स्टे हो गया, बाद में सरकार हार गई। उसके बाद सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को गलत सलत समझते हुए कुछ पुनरीक्षण कर दिया, बदलाव कर दिया और फिर से मामला पेश कर दिया, फिर से नियम बना दिए। मैंने दोबारा चैलेंज किया। जब दोबारा चैलेंज किया तो सरकार फिर सख्ते में आ गई। तब आलोक शुक्ला, जो उस समय खाद्य सचिव थे, अभी रिटायर हो गए हैं, प्रमुख सचिव हो गए हैं, उनका नाम सब लोग जानते हैं, वो आए थे अपने मुकदमे की पेशी के किसी में सिलसिले में, और हाईकोर्ट के सामने मेरा चैम्बर था। वो मेरे चैम्बर में आए
और बोले वो आपसे मुख्यमंत्री जी ये जानना चाहते हैं कि क्या तीसरी बार भी आप चुनौती देंगे। मैंने कहा मैं चुनौती तो नहीं दूंगा, लेकिन जिनके साथ जुल्म हो रहा है उनके साथ जुल्म होने नहीं दूंगा। और मुझे तो एक ऐसा जज मिल गया है जो सरकार से दबता नहीं है, घूस खाता नहीं है, खुशामद पसंद करता नहीं है, किसी से डरता नहीं है, उसको अखबार में अपना नाम और फोटो नहीं चाहिए। एक अंग्रेजी की मुहावत है, कहावत है, मुहावरा है कि डेनियल हैज कम टू जजमेंट। तो मैं तो उनके सामने मामला पेश करूंगा और आप देखें क्या हो सकता है। सरकार ने बहरहाल ऐसा कुछ किया कि जस्टिस पटनायक को अगला आदेश नहीं देना पड़ा। उसी समय क्या हुआ था कि जो मध्य प्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम है, जो बाद में यहाँ छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम कहलाया, उसमें परिवर्तन हो गया। उसमें यह था कि जो सहकारी बैंक वगैरह के अध्यक्ष होते हैं, अगला चुनाव जब तक नहीं हो जाएगा वो अध्यक्ष रहेंगे और अगला चुनाव होने के बाद अपने पद से हटेंगे। अब चूंकि कांग्रेस के समय बहुत से अध्यक्ष बन गए थे कांग्रेसी, तो रमन सिंह की सरकार ने यह किया कि नहीं, इस नियम को बदल दो, जिसके जिसके 5 साल के कार्यकाल पूरे हो गए उनको उसी दिन हटना पड़ेगा और अगला चुनाव जो है रजिस्ट्रार जब चाहेंगे जब कराएंगे। अर्थात बीच में सरकारी अफसरों का दबदबा हो जाएगा और निर्वाचित लोग हट जाएंगे और उनका भाग्य सरकारी अधिकारियों के हाथ में आ जाएगा। इस बात को हमने कबूल नहीं किया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में कई फैसले हुए इस सिलसिले में और हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, आप इस तरह नियम नहीं बदल सकते, निर्वाचित अध्यक्ष को हटा सकते हैं तो उसके पहले चुनाव करा लीजिए। अगर सरकारी व्यवस्था चुनाव नहीं करा सकती तो उसका यह फायदा तो नहीं मिलेगा कि आप नहीं करा सके तो आप कब्जे में आ जाएं और सरकारी आदमी निजी निर्वाचित आदमी को हटा दे। मोहम्मद अकबर नाम के सज्जन थे जो केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष थे छत्तीसगढ़ में। उनका मुकदमा मैंने लड़ा, उसमें 5 साल को थे। मेरे मुकदमा लड़ने से वो पौने 7 साल तक रहे और जब सरकार की ओर से विरोध करने छत्तीसगढ़ के एडवोकेट जनरल, मध्य प्रदेश के एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल और कुछ वकील खड़े हुए तो मैंने जस्टिस पटनायक से मजाक में कहा कि माय लॉर्ड, यहाँ तो इतने जनरल्स हैं, मैं एक गरीब सैनिक हूँ, कैसे लड़ूँ। उन्होंने कहा कि तिवारी साहब, लड़ते तो सैनिक हैं, ये जनरल लोग तो पीछे बैठ करके केवल स्ट्रिंग पुलिंग करते हैं, केवल सलाह मशुरा करते हैं, कुछ होता तो इनसे है नहीं, लड़िए। वही मोहम्मद अकबर 2018 में भूपेश बघेल की सरकार में जब विधि मंत्री बने और तब मैं भूपेश बघेल के अनुरोध पर, अपने मन से नहीं, इच्छा नहीं, उनके बार बार अनुरोध करने पर एडवोकेट जनरल बनाया गया था छत्तीसगढ़ की सरकार का। तब इसी भूपेश बघेल ने और यही मोहम्मद अकबर ने जबरिया प्रेस के सामने कह दिया कि श्री कनक तिवारी की एडवोकेट जनरल बने रहने की इच्छा नहीं है, उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए हम उनको उनके त्यागपत्र वगैरह को स्वीकृत करते हैं। मैंने कोई त्यागपत्र नहीं दिया था। विधानसभा में हल्ला खूब हुआ, भाजपा के सदस्यों ने ज़्यादा हल्ला किया, वो आज तक नहीं बता पाएंगे, लेकिन ऐसा होता है। अगर हम किसी का अच्छा करते हैं, भला करते हैं, तो पीठ पर छुरा मारने में किसी को मुरवत हो जाए, ऐसा सबकी आदत तो होती नहीं। बहरहाल एक और चुटकुला हुआ, जब जस्टिस पटनायक का ट्रांसफ़र हो गया जबलपुर, वहाँ जेपी सांघी नाम के बहुत सीनियर वकील थे, बहुत अच्छे वकील, हम लोगों के बुजुर्ग थे। एक दिन उनका फ़ोन आया, भाई मैं इनकी कोर्ट में बहस कर रहा हूँ पटनायक की, और ऐसा मुकदमा तुमने छत्तीसगढ़ में लड़ा है, वो कह रहे हैं कि आप हमको नोट बना के दीजिए। अब मैं कहाँ नोट बनाऊँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं, आप कनक तिवारी जी को फ़ोन करिए, उनके पास बना बनाया नोट है, अगर वो नोट आप यहाँ पेश करेंगे तो आपको काफ़ी उसमें रियायत या राहत मिल सकती है। बहरहाल मैंने भेजा। पटनायक का निजी रिश्ता भी होता था किसी व्यक्ति से। आपको बताना चाहता हूँ, ये एक मर्म की बात है, मन की। 2011 में मुझे बेहद गंभीर हार्ट अटैक हो, मैं बच नहीं सकता था, लेकिन कुदरत ने, ईश्वर ने बचाया होगा। मेदांता में डॉक्टर नरेश त्रिहान ने गुड़गांव के अस्पताल में मेरा ऑपरेशन किया, बहुत कठिन ऑपरेशन था। 3.5 घंटे बाद मुझे होश आया ऑपरेशन के। मित्रों, जब मैं आंखें खुली तो मैंने देखा कि 4 लोगों में से 2 लोग और खड़े हैं। तो डॉक्टर त्रिहान ने मुझसे पूछा, पहचानो ये कौन है। उनमें से एक थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह और दूसरे थे हमारे चीफ जस्टिस आनंद कुमार पटनायक। मैं बच जाऊं और मुझे होश आ जाए और उस समय वो सामने खड़े रहें, कौन करता है इस ज़माने में एक दूसरे के लिए, किसके मन में ऐसा कुछ होता है। मन अलग बात है। और मैं आपको बताऊं, 2015 में मैंने एक किताब लिखी, संविधान की पड़ताल। मैं संविधान का विद्यार्थी हूँ, 5 किताबें लिख चुका। उस संविधान की पड़ताल में मैंने कई सवाल उठाए हैं, कई आलोचनाएं की हैं।
मेरी और जस्टिस पटनायक में एक बात का एका था। इंदिरा गांधी ने 1975 में जब आपातकाल लगाया तो सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच बैठी, जो भारत के सभी हाई कोर्ट के मुकदमे उनके पास गए और उन्होंने फैसला किया। 4 जजों ने फैसला किया कि इंदिरा गांधी का आपातकाल सही है, नागरिक अधिकार छीने जा सकते हैं। केवल एक जज थे, हंसराज खन्ना। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यह आपातकाल गलत है, नागरिक अधिकार नहीं छीन सकते। और वो ऐसा फैसला है मित्रों कि भारत का नागरिक आज़ादी को लेकर मेरी दृष्टि में सबसे बड़ा फैसला है। अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कई देशों में उसकी इज्जत है। हम और पटनायक जब साथ बैठते थे अलग से तो बहुत तारीफ करते थे हंसराज खन्ना की। हम उस फैसले को दोनों बातचीत करते थे। मैंने किताब लिखी और उस किताब की भूमिका मैंने लिखी, जस्टिस पटनायक ने लिखी, और मैंने कहा कि इसमें हंसराज खन्ना की स्मृति को मैं समर्पित करूंगा। वो खुश हो गए, बोले मेरे मन की बात आपने की है। एक और किस्सा छोटा सा बता दूं, वो खाने पीने के बहुत शौकीन थे। मतलब मैं खाने पीने कह रहा हूँ ना, पीने खाने नहीं, खाने पीने के बहुत शौकीन थे। मैं तो खैर शाकाहारी हूँ, वो भी शाकाहारी रहे होंगे, मुझे नहीं पता है, ना मांसाहारी भी हो सकते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। बहुत अमीर परिवार के थे, पूरे उड़ीसा के अंदर फिएट कार की एजेंसी थी उनके परिवार के पास, कई वकील थे, विदेशों में पढ़े, तरफ बहुत अच्छे लोग थे। एक दिन मुझसे कहा कि मेरे बच्चे की शादी तय हो रही है, आप आइए। हम दोस्त हो गए थे। बोले मैं आपको कटक के रसगुल्ले खिलाऊंगा, आपने खाए नहीं होंगे। संयोग से मेरा एक मुवक्किल राजनांदगांव से बिलासपुर आ रहा था। मैंने कहा यार, मोती हलवाई के राजनांदगांव के रसगुल्ले भी साथ में ले आना, मुझे चीफ जस्टिस से मिलना है शाम। मैं अपनी कार लेके गया, उन्होंने बैठ के मुझे अपने घर में कटक के रसगुल्ले खिलाए, अच्छे थे, मुझे अच्छे लगे। फिर मैंने कहा माय लॉर्ड, मेरे राजनांदगांव के रसगुल्ले आप खा लीजिए। बोले साहब, कटक के रसगुल्ले खाने के बाद में कोई होता है क्या? मैं क्या, देख तो लीजिए। मैंने अपने रसगुल्ले उनको खिलाए। जब मेरे रसगुल्ले खाए तो अपनी पत्नी के सामने कमेंट करते हैं, अरे भाई सुनती हो, ये कटक के रसगुल्ले पर कनक का रसगुल्ला भारी पड़ गया। जब वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, मैं उससे हर बार मिलता था जब सुप्रीम कोर्ट पे किसी काम से जाता था। एक बार पहुंचा तो श्रीमती पटनायक सामने मिल गई। उन्होंने कहा कि साहब अंदर तैयार हो रहे हैं, हम एक शादी में जा रहे हैं, लेकिन मिस्टर तिवारी बुरा मत मानिएगा, अब आप आ गए हैं ना, वो शादी में नहीं जाएंगे। और उन्होंने जाके अंदर खबर की तो हड़बड़ाते हुए बाहर आए। अपनी वाइफ से कहा, पत्नी से कहा कि आप चले जाओ शादी में, अब कनक तिवारी जी इतनी दूर से आए हैं तो अब मैं शादी में जाऊँ ये तो ठीक मालूम नहीं पड़ता, तो मेहरबानी करके अब आप निपट लो, आप चली जाओ। पटनायक ने कई बहुत अच्छे फैसले किए। एक फैसला जिससे हाल में राजनीति में हंगामा मचाया, उस फैसले से जुड़े हुए बहुत से कारणों से राहुल गांधी को तकलीफ भी हुई और लोगों को भी हुई, कई सांसदों को हुई। वो ये कि अगर कोई सांसद या विधायक अपराधी मामले में 2 बरस या उससे अधिक की सजा पाएगा तो अगली कोई अपील होने के, स्टे होने तक पहले था प्रावधान, उसको खारिज कर दिया पटनायक ने और कहा वो तत्काल प्रभाव से निलंबित हो जाएगा, विधायक सांसद वगैरह वो कुछ नहीं रह पाएगा। और उस फैसले का बाद में इस तरह का हुआ मामला कि पटनायक का फैसला ठहर गया है, सबको ये बात समझ में आती। एक और मजाक की बात बताऊं, पटनायक जब आए थे तब हमारे पुराने हाईकोर्ट की बिल्डिंग थी, नया हाईकोर्ट तो बाद में आया। मैं उनकी कोर्ट में बहुत बहस करता था, सबसे ज़्यादा बहस मैं ही करता था। तो मैं बहस जब कर रहा था तो वो कुछ कह रहे थे, कुछ जोर से कह रहे थे। मैं कहा श्रीमान जोर से मत कहिए, आप जिस जगह बैठे हैं बहुत खतरनाक जगह है। बोले क्या कहना चाहते हो? मगर साहब ये बहुत कमज़ोर पॉइंट है, जहाँ आप बैठे हैं ये पुरानी बिल्डिंग है, यहाँ गड़बड़ हो सकता है। तो समझे मैं मजाक कर रहा हूँ। बोले आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहा जब इस बिल्डिंग में हाईकोर्ट आने वाला था तब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस VK अग्रवाल को भेजा गया टीम के साथ इंजीनियर्स की कि जांच करो यार हाईकोर्ट बन सकता है कि नहीं। उन्होंने जांच करी और मेरे मित्र थे VK अग्रवाल, हम साइंस कॉलेज रायपुर में साथ में थे। VK अग्रवाल ने बताया कि भाई सब कुछ होने के बाद जिस जगह हम चीफ जस्टिस की अदालत बना रहे हैं, प्रस्तावित कर रहे हैं, वो पूरे हमारे इस बिल्डिंग का सबसे कमज़ोर पॉइंट। मगर महाराज आप जोर से बोलेंगे माय लॉर्ड, भूकंप आ जाएगा तो आप और हम सब नीचे चले जाएंगे, बाकी जज खुश होकर बैठे रहेंगे। हंसने लगे। मैंने कहा एक और बात है आपको पता नहीं। बोले अब क्या बात है? मैंने कहा बहुत अजूबा हुआ इस हाईकोर्ट के आने से, ये साधारण घटना नहीं है इस हाईकोर्ट का आना। बोले कैसे? मैंने कहा पहले जहाँ बिल्डिंग है हाईकोर्ट की, ये पहले नॉर्मल स्कूल था बिलासपुर का। मेरे मामा जी बिलासपुर के हैं। मैं हर गर्मी की छुट्टी में तो यहाँ आता था और हम सब बच्चे मिलके खेलते कूदते नॉर्मल स्कूल में भी आते थे।
और खूब खेलते थे, हंगामा करते थे, दौड़ते भागते थे। बोले इसमें अजूबा क्या है? मैं कहा माय लॉर्ड, अजूबा तो यही है ना कि एक नॉर्मल स्कूल की बिल्डिंग में एबनॉर्मल संस्था हाई कोर्ट आ गई है। तो खूब हंसे। जस्टिस पटनायक ने कोई सरकारी पद कबूल नहीं किया। बहुत से जज हैं, एक सदाशिवम है जो कहीं केरल में है, अब्दुल नज़ीर साहब कहीं है, तरुण गोगोई साहब कहीं, सब नाम आप जानते हैं, और भी कई हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जज होने के बाद में सरकार से हमको क्या लेना देना है? अरुण जेटली, कपिल सिब्बल, रविशंकर प्रसाद, मैं जानता हूँ ये समय समय पर कानून मंत्री थे। इन्होंने पटनायक साहब से अनुरोध किया कि आप सरकारी पद को दे दीजिए, हम तैयार हैं। उन्होंने कहा ना। हालांकि कई कमेटियों में, कई जांच आयोगों के अंदर और किसी तरह से जहां रिसर्च करनी हो, ऐसी कई कमेटियों से पटनायक संबद्ध रहे हैं, लेकिन कोई भी सरकारी काम उन्होंने नहीं लिया। हाँ, एक बात मैं कहना चाहता हूँ जो बहुत से लोग नहीं कह पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट एक संस्था है, वहाँ पर एक कॉलेजियम नाम की संस्था बनती है, जिसमें पहले 5 जज, 1 2 3 4 5 वरिष्ठता के हिसाब से होते हैं। पटनायक को सुप्रीम कोर्ट जाने में 2 साल की देरी हो गई। मैं खुल के कहता हूँ, क्योंकि कॉलेजियम में जस्टिस अरिजीत पसायत नाम के सुप्रीम कोर्ट में उड़ीसा के इनसे सीनियर जज थे, तो उनके रहते हुए इनका जाना संभव नहीं हो पा रहा था, क्योंकि सभी हाई कोर्टों का बंटवारा होता है सुप्रीम कोर्ट जाने में। जब पसायत 2005 में शुरू में जनवरी वगैरह में रिटायर हो गए, तब उसके बाद इनको मौका मिला, और जो टेन्योर था वो थोड़ा सा मेरे हिसाब से छोटा हो गया, वरना वो सुप्रीम कोर्ट में कुछ अच्छे फैसले कर सकती थी। मैं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में 2019 तक प्रैक्टिस करता रहा। पटनायक की बात तो मैंने आपको बताई, और भी कई जज हैं जिनसे मेरा बहुत गहरा संबंध था। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ जस्टिस पटनायक की याद करते हुए, आजकल जो हमारे हाई कोर्ट की हालत है, बिलासपुर की है, बाकी हाई कोर्ट है, मैं कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई किसी के खिलाफ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आजकल जिस तरह की हालत है, सुप्रीम कोर्ट के भी कई जजों की जो हालत है मैं देख रहा हूँ, उससे उनकी याद और घनी होती है। 25-25 साल छोटे लोग हैं मुझसे उम्र में जो हाई कोर्ट जज बन गए, कॉलेजियम से उनका नाम चला आता है, सरकार है, सरकारी पार्टी है, कोई रूलिंग पार्टी है, चला आता है, नाम बन जाते हैं। मैं देखता हूँ आजकल सोशल मीडिया है, देखता हूँ अपने मोबाइल पर, वो ऐसे जज हैं जो जजशिप तो कम करते हैं, अपने बोर्ड पर बैठे बैठे, अपनी अदालत में बैठे बैठे वकीलों को डांटते रहते हैं, वकीलों को हड़काते रहते हैं, सरकारी अधिकारियों को धमकी देते रहते हैं कि हम तुमको कंटेम्प्ट फंसा देंगे। हालांकि हिंदुस्तान की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से मैं खुल के कहना चाहता हूँ कि जितने मुकदमे में आपने कंटेम्प्ट की, अवमानना की नोटिस भेजी है कि जजों की अवमानना हो गई, 5 से 10% से ज़्यादा आपने सजा नहीं दी है, तो बार बार इस तरह की बात करने से क्या होता है? पटनायक ने बहुविध ढंग से कई रंगों का संयोजन करके, जैसे चित्रकार को चित्र बनाता है, इस तरह एक इंसानी चित्र बनाया था। वो हाईकोर्ट के जज के रूप में जो नहीं जानते हैं उनके बारे में क्या कहें, मैं तो उनको थोड़ा बहुत जानता हूँ, इससे मैंने आपसे कह दिया।